Hello students, I am again back with part 3 of chapter number 2, the Union Executive, the President and the Vice President. Student, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till this paragraph we have discussed everything in part 2. We'll start part 3 with this topic, the financial emergency article 360. तो बेटा इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 360. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में वो सारी डिटेल्स गिवन है, वो सारे प्रोविजंस गिवन है जो अगर अराइज होंगे तो क्या लगा दी जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी. बेटा पर भगवान की कृपा से ऐसा कोई मौका इंडिया के ऊपर अभी आया नहीं है जब हमें क्या इम्पोज करना पड़ा हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि कितनी बार इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो बोलना कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं. हाँ, हमने सोचा ज़रूर था एक बार. कब सोचा था? 1991 में हमने सोचा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं. क्यों? क्योंकि तब हमारे फॉरेन रिजर्व्स लगभग ख़त्म हो गए थे और हमें हमारा जो गोल्ड था वो भी गिरवी रखना पड़ा था. तो उस टाइम ऐसी सिचुएशंस थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे, हमारे पास पेट्रोल डीजल मंगवाने को भी, बेसिक नीड्स पूरी करने को भी जो फॉरेन से होती थी पैसा नहीं बचा था. जैसे पेट्रोल डीजल हमारी बेसिक नीड है, वो मंगवाने तक का पैसा हमारे पास नहीं बचा था. तब हमने सोचा था कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं, पर किया नहीं गया था. उसके बदले हम रिफॉर्म्स ले आए थे. कौन से रिफॉर्म्स ले आए थे? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लाने वाले कौन थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह. ठीक है. सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो बेटा अब हम एक एक करके वो सारे सर्कमस्टांसिस को डिस्कस करेंगे तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. तो ज़रा बिल्कुल ध्यान से सुनना. जब हमारा प्रेसिडेंट कन्विंस हो जाए इस बात पे कि हमारी कंडीशन, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है, हमारी क्रेडिट स्टेक पे लगी हुई है, तो हमारे प्रेसिडेंट इस ग्राउंड पर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं. जो आर्टिकल 360 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है या बताता है उस सिचुएशन के रिगार्ड्स में जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जो क्रेडिट होती है इंडिया की वो थ्रेटेंड हो. ठीक है, उसको खतरा हो. और अगर प्रेसिडेंट इस सिचुएशन से कन्विंस हो जाता है तो प्रेसिडेंट क्या डिक्लेयर कर सकता है, क्या प्रोक्लेम कर सकता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी. इसका ड्यूरेशन कितना होता है? तो जो प्रोक्लेमेशन होता है उसे 2 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए. अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज उसे अप्रूव कर देते हैं तो इमरजेंसी कंटिन्यू चल सकती है. पर अगर 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव नहीं किया तो इमरजेंसी तभी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. तो जो प्रोक्लेमेशन होता है उसे अप्रूव करना है किसको? पार्लियामेंट को. इफ़ इट इज़ सो टू कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, तो वो 2 महीने से ज़्यादा तक चलती रहेगी. पर अगर 2 महीने में हमारी पार्लियामेंट ने उसे अप्रूव नहीं किया तो इमरजेंसी तभी ख़त्म हो जाएगी. फिर से ध्यान से सुनो. एक बार प्रेसिडेंट जब प्रोक्लेम कर देते हैं इमरजेंसी को तो उसके बाद विद इन 2 मंथ्स इसका अप्रूव होना ज़रूरी है. कहाँ से? पार्लियामेंट से. अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज इसे अप्रूव कर देते हैं तो ये 2 महीने के बाद भी कंटिन्यू रहेगी. और बेटा कोई फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसी इतने ही साल फाइनेंशियल इमरजेंसी चल सकती है, इतने ही महीने फाइनेंशियल इमरजेंसी चल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. फाइनेंशियल इमरजेंसी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक प्रेसिडेंट इसे रिवोक नहीं कर देता, क्योंकि प्रोक्लेम करने का राइट भी प्रेसिडेंट के पास है और रिवोक करने का राइट भी प्रेसिडेंट के पास ही है. पर बेटा हमारे प्रेसिडेंट ने आज तक इस पावर का यूज़ ही नहीं किया है. अनटिल नाउ हमारी कंट्री में कोई इमरजेंसी, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. बाकी इमरजेंसी तो लगी हैं, स्टेट इमरजेंसी लगी हैं, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है. नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है. अब हम कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी की कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं. तो पहला, जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरह कॉम्पिटेंट है, लायक है कि वो जो यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी सैलरीज़ को कम कर सकता है, उनके अलाउंसेस को कम कर सकता है. तो यहाँ पर सारी पावर प्रेसिडेंट के पास हो जाती है. तो प्रेसिडेंट जब उसे लगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है भाई, उतना रिज़र्व हमारे पास अवेलेबल नहीं है जितना होना चाहिए था, हमारा जो क्रेडिट है वो स्टेक पे लगा हुआ है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरीज़ और अलाउंसेस को कम कर सकता है. और जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हम कर रहे हैं बेटा उसमें जजेस भी इंक्लूडेड हैं. कौन से जजेस? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस. तो बात समझ में आ गई कि हमारा प्रेसिडेंट पूरी तरह कॉम्पिटेंट है. वो आपकी सैलरीज, किसकी सैलरी? यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कम कर सकता है, उनके अलाउंसेस को कम कर सकता है. इवन जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनकी सैलरीज में भी कट
छांट हो सकती है। सेकंड, जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल सकती है कि भाई आप भी अपने एम्प्लॉयज़ की, आपके जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो आपकी स्टेट के अफेयर से जुड़े हुए हैं, देखो अब एक स्टेट के पास भी बहुत सारा काम होता है। स्टेट के पास पुलिस है, स्टेट के पास उसके ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। गवर्नमेंट के पास उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इन सब में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज और अलाउंसेस को भी कम करने का बोल सकती है कौन, यूनियन गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मनी की है ना, बजट की है, पैसे की है। तो पैसा जहाँ जहाँ से बचाया जा सकता है वहाँ से बचाने की कोशिश की जाएगी। और बेटा जितने भी मनी बिल्स होंगे जो स्टेट लेजिस्लेचर पास कर चुके होंगे उन्हें भी प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रिजर्व किया जाएगा कि जब तक प्रेसिडेंट हाँ नहीं बोल देते ऐसा कुछ भी खर्चा नहीं होगा, वो मनी बिल एक्चुअल में पास नहीं कहलाएगा। क्लियर है? थ्री विद दिस टॉपिक, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ पार्लियामेंट्री सेटअप। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा पार्लियामेंट्री सेटअप में हमारे प्रेसिडेंट की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है। देखो 2 टाइप का सेटअप हो सकता है, पार्लियामेंट्री सेटअप हो सकता है या प्रेसिडेंशियल सेटअप हो सकता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो सकता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है। बेटा प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, ठीक है। पर अगर हम पार्लियामेंट्री सेटअप की बात करें तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट्री सेटअप में ये सिर्फ हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव नहीं होता, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट नहीं होता। क्लियर हुई बात? चलो, तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने रिजेक्ट किया किस सिस्टम को, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, ठीक है। और किस सिस्टम की बात की, किस सिस्टम को प्रपोज़ किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया। तो जो फाउंडिंग फादर थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उनका मानना ये था कि हमारी कंट्री जिस तरीके की है उसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम नहीं करेगा, हमें क्या चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ़ द स्टेट तो होगा। अंबेडकर जी ने क्या कहा कि हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ़ द स्टेट तो होगा बट नॉट हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का वो हेड नहीं होगा, मतलब सरकार का वो हेड नहीं होगा। क्लियर है? एक और बहुत अच्छी बात हमारे अंबेडकर साहब ने की कि ही रिप्रेजेंट्स द नेशन। वो नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे पर नेशन को रूल नहीं करेंगे। ठीक है बात? तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो गवर्नमेंट के हेड नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिव के हेड नहीं होंगे, सिर्फ स्टेट के हेड होंगे। वो नेशन को रिप्रेजेंट तो करेंगे। One more thing that you should remember, he represent the nation. President will represent the nation. President nation को तो represent करेगा पर नेशन का रूलर नहीं होगा। ये भी किसने कहा है बेटा? अंबेडकर ने कहा है। अंबेडकर ने 2 बातें कही। पहली बात तो कि हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा पर एग्जीक्यूटिव का या गवर्नमेंट का हेड नहीं होगा। दूसरी बात ये नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे पर नेशन के रूलर नहीं होंगे, नेशन के ऊपर रूल नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? एज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारी कंट्री के, नॉमिनल हेड है हमारी कंट्री के। और ये जो वर्ड नॉमिनल है इसका मतलब क्या होता है बेटा? नाम मात्र का। क्या होता है? नाम मात्र का। ठीक है, तो ये हमारे हेड तो हैं पर सिर्फ नाम मात्र के, क्योंकि इनको इनकी सारी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस लेनी पड़ती है। किससे एडवाइस लेनी पड़ती है भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक कोई बात? तो ये हमारे नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। प्रेसिडेंट को अपनी पावर एक्सरसाइज करने के भी पहले किससे एडवाइस लेनी पड़ती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस लेनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई पावर ही नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है प्रेसिडेंट को कि वो एडवाइस जो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने दी थी उसे वापस से भेज सके रिकन्सिडरेशन के लिए कि भाई आप जो मुझे एडवाइस दे रहे हो आप एक बार उसको
और सोचो समझो, उसको रिकन्सिडर करो, ठीक है। तो इतनी पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जो भी एडवाइस आएगी वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। पर यहीं तक थी इनकी पावर, पर एक बार रिकन्सिडरेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो वापस से जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट इज़ ऑब्लाइज टू एक्ट। प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। देखो, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिकन्सिडर करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है, पर रिकन्सिडरेशन के बाद जो भी एडवाइस वापस आएगी प्रेसिडेंट को उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। बेटा, ये जो वर्ड टेंडर्ड है इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होगे, ऑफर, ठीक है। प्रेजेंट समथिंग ऑफिशियली, ऑफर मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑफर्ड, और सेंड समथिंग ऑफिशियली, तो जो भी एडवाइस अब ऑफिशियली भेजी गई है, ऑफ़र की गई है, रिकन्सिडरेशन के बाद उस पर काम प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा। बेटा, बहुत बार हमने ऐसी सिचुएशन देखी हैं, पहले भी हमने ऐसी सिचुएशन देखी हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट यूज़ करता है डिस्क्रिशन का। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ब्लाइंडली उसी बात को फॉलो करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। बहुत सिचुएशंस हमने ऐसी देखी हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट यूज़ करता है डिस्क्रिशन को। डिस्क्रिशन बोले तो अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को यूज़ करता है। अगर प्रेसिडेंट इम्पार्शियली काम करे, पूरी तरह अगर वो इम्पार्शियली होके काम करे, अपने सारे पास पॉलिटिकल एफिलिएशन को भूल जाए, तो प्रेसिडेंट की पोजीशन बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकती है। इसे ध्यान से सुनो, क्या लिखा है। प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंस कैन बी वेरी इफेक्टिव। प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस बहुत इफेक्टिव हो सकता है अगर वो भूल जाए अपने पोस्ट पॉलिटिकल एफिलिएशंस को, कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे खड़ा किया, कैसे मैं प्रेसिडेंट बना, वो सारी बातों को भूल जाए और हमेशा इम्पार्शियली काम करे, तो प्रेसिडेंट के पास भी बहुत शक्तियाँ होती हैं बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाइस प्रेसिडेंट की बात भी करता है, पर बेटा हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट समझ में आती है वाइस प्रेसिडेंट की, वो ये है कि ये चेयरमैन भी होते हैं किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको कौन कंट्रोल करते हैं बेटा? चेयरमैन। और चेयरमैन कौन ही होता है? जो कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट बनता है। आज कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, जिनको हम कहाँ पर भी देखते हैं, हमारी राज्यसभा में देखते हैं, जो सारी प्रोसीडिंग्स को देखते हैं प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाइस प्रेसिडेंट की बात भी करता है, ठीक है, पर इनका जो ऑफिस होता है वो कंपेरेटिवली इनसिग्निफिकेंट होता है, कम इम्पोर्टेंस का होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की नहीं है। अब अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है अपनी कंट्री का, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए? पहला, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जितने भी क्वालिफ़िकेशंस ज़रूरी हैं वो आप में होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इनके ऑफिस की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। दूसरा, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, इलेक्शन में खड़े होना है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर, क्लियर है। दूसरा, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। तीसरा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जितने क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जहाँ पर आपकी सैलरी, एमएलमेंट देने, आपको अपॉइंट करने, आपको हटाने की पावर सरकार के पास हो। अगर ऐसी पोजीशन पे आप हो तो आपको क्या कहेंगे? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट नहीं। तो बेटा, क्या आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लियर है? जहाँ पर आपको अपॉइंट गवर्नमेंट ने किया हो, जहाँ पर आपकी टर्मिनेटिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जहाँ पर आपकी सैलरी और दूसरे अलाउंसेस जो होते हैं वो कौन दे? गवर्नमेंट दे। तो ऐसी जगह पर होने को क्या कहेंगे कि आपके पास क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है।
ठीक है। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपने हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पजेस किया हो या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पजेस किया हो, क्लियर है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होल्ड कर सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है। अब हम टर्म ऑफ ऑफिस की बात करेंगे, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं नॉर्मली इनका जो टर्म होता है वो 5 ईयर्स होता है, 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। पर ये ऑफिस को तब तक कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं जब तक इनका सक्सेसर ऑफिस में ना आ जाए, जब तक दूसरे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन उनकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, जब तक ये ऑफिस में रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कई कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट को हेल्थ इश्यूज़ आ गए या कोई और प्रॉब्लम आ गई तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, इन्हें राइटिंग में देना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो जब तक नया बंदा नहीं आ जाता, नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आता, ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। यूजुअली इनका टर्म 5 साल का होता है और वाइस प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो वो रेजिग्नेशन भी दे सकता है। किसको देगा अपना रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट को। कैसे देगा, राइटिंग में देगा। अब हम रिमूवल फ्रॉम ऑफिस की बात करेंगे, तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं किसी कंडीशन में हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं, तो येस हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं इनके ऑफिस से बाय आर रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जितने भी मेंबर उस टाइम में राज्यसभा के रहेंगे वो एक रिजोल्यूशन अगर पास करें और मेजॉरिटी से वो रिजोल्यूशन पास हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, साथ ही साथ किसको भी एग्री करना ज़रूरी है, लोकसभा के मेंबर्स को। तो फिर से ध्यान से सुनो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसे रिमूव किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। रेजोल्यूशन जो कौन लेके आएगी, राज्यसभा, पास्ड बाय इट्स कितने मेंबर्स, मेजॉरिटी मेंबर, ठीक है, ऑफ ऑल देन मेंबर्स, जितने भी मेंबर उस टाइम में होंगे उनकी मेजॉरिटी से अगर वो पास हो जाता है और उस बिल को, उस रेजोल्यूशन को अग्री कौन भी कर देती है, उस रेजोल्यूशन के साथ हाँ में हाँ कौन भी मिला देती है, लोकसभा भी मिला देती है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। पर ये बात ज़रा आप नोट करना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कि क्या कोई प्रोविज़न है वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का, तो आप बोल देना नो, कोई प्रोविज़न नहीं है जिस प्रोविज़न के थ्रू हम इम्पीच कर सकें किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। इट शुड बी नोटेड दैट देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस को। किसके एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस को, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो एमोल्यूमेंट को आप ऐसे बोल सकते हो सैलरी, वेतन, पारिश्रमिक, और जो ये अलाउंसेस होते हैं इसको हम बोलते हैं भत्ता। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी, कितने अलाउंसेस मिलेंगे, मतलब कितना एमोल्यूमेंट्स मिलेगा, कितना अलाउंसेस मिलेगा, ये कौन डिटरमाइन करता है बेटा, इसके ऊपर डिसीजन कौन लेता है, पार्लियामेंट, ठीक है बेटा। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किसकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, किसके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, प्रेसिडेंट के, ठीक है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस, वो जब प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज़ को नहीं निभाएंगे। ही सीजेस, सीजेस का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, ठीक है, बंद करना। तो जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, उनकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे, तो वो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम नहीं करेंगे। जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे होंगे बेटा, तो उनकी जो सैलरी होगी, जो एमोल्यूमेंट्स उन्हें मिलेंगे, जो अलाउंसेस उन्हें मिलेंगे, जो एमोल्यूमेंट्स उन्हें मिलेंगे, जो अलाउंसेस उन्हें मिलेंगे, वो किसकी तरह ही होंगे, प्रेसिडेंट की तरह। जितनी सैलरी, जितने एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस प्रेसिडेंट को मिल रहे होंगे वही किसको मिलेंगे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, क्लियर है। पर कब, जब वो प्रेसिडेंट की तरह परफॉर्म कर रहे होंगे, और जब वो प्रेसिडेंट की तरह परफॉर्म कर रहे होंगे तो उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम नहीं करना होगा। अब हम चुनाव की प्रणाली को देखेंगे कि भाई इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो जो मेथड होती है इलेक्शन की, किसके इलेक्शन की, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अलग होती है, किससे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ठीक है।
जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स भी होते हैं। पर जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पार्ट नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है? तो बेटा क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का भी रोल होता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है बेटा, पर उस इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, पर स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, बेटा ध्यान से सुनना, जो इलेक्शंस होते हैं किसके, वाइस प्रेसिडेंट के, वो किसकी तरह ही होते हैं, प्रेसिडेंट की तरह ही होते हैं। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, यहाँ पर भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेटा जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, है ना, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और बीएसपी है, एसपी है, ये अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और उस कैंडिडेट में से हम देखते हैं यार बीजेपी का कैंडिडेट ये है, एसपी का ये, बीएसपी का ये है, तो हम बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देके चले आते हैं, इन तीनों को हम कोई वोट नहीं देते। पर ऐसा नहीं होता बेटा जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हों। इसमें पहली बात तो पार्टीज़ नहीं होती, कैंडिडेट होते हैं। अब जैसे एक कैंडिडेट मैंने खड़ा किया द्रौपदी मुर्मू, दूसरा खड़ा किया यशवंत सिन्हा, तीसरा खड़ा किया जगदीप धनखड़, चौथा खड़ा किया मैंने ओम बिरला। ठीक है, ये 4 व्यक्ति खड़े किए। अब 10 व्यक्तियों ने फर्स्ट रैंकिंग किसको दी, द्रौपदी मुर्मू को दी। 10 व्यक्तियों ने फर्स्ट रैंकिंग किसको दी, द्रौपदी मुर्मू को दी। 5 व्यक्तियों ने फर्स्ट रैंकिंग किसको दी, यशवंत सिन्हा को दी। 7 व्यक्तियों ने फर्स्ट रैंकिंग किसको दी, जगदीप धनखड़ को दी। और ओम बिरला को सबसे कम वोट मिले, 2 वोट मिले। ठीक है, दोनों ने ही फर्स्ट रैंकिंग दी। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कि आप जब भी वोट देने जाओगे तो आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हर व्यक्ति क्या देगा, रैंकिंग देगा। अब जितनी ज़्यादा फर्स्ट रैंकिंग जिस व्यक्ति को मिलेगी वो जीत जाएगा इलेक्शन। अब जैसे हमारे केस में हम देख रहे हैं कि 10 व्यक्तियों ने फर्स्ट रैंकिंग द्रौपदी मुर्मू को दी है, तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर इलेक्टेड हो जाएंगी। पर कई बार क्या होता है बेटा, कोटा पूरा नहीं हो पाता, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम यूज़ करते हैं किसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। कि अब जैसे ओम बिरला को 2 व्यक्तियों ने फर्स्ट रैंकिंग दी थी, पर इन्हीं 2 व्यक्तियों ने सेकंड रैंकिंग किसको दी थी, द्रौपदी मुर्मू को दी थी। तो क्योंकि ओम बिरला क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। किस कैंडिडेट को हम एलिमिनेट करते हैं बेटा, ज़रा ध्यान से सुनना, जिसको सबसे कम वोट मिले होते हैं। तो ओम बिरला को फर्स्ट रैंकिंग में सबसे कम वोट मिले, इसीलिए एलिमिनेट हो रहे हैं। पर सेकेंड नंबर पर इन्होंने वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया है, तो ये जो सेकेंड नंबर का वोट है वो भी काउंट हो जाएगा। मतलब इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लियर है? चलो, पर ये कब होगा, जब कोटा पूरा नहीं होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ होता है। बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रपोजर्स को और सेकेंडर्स को। किस किस को पढ़ेंगे, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स। तो जब भी नॉमिनेशन पेपर भरा जाएगा किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, तो लगभग 20 इलेक्टर्स उसे प्रपोज करने चाहिए। 20 MP प्रपोज करें कि भाई मैं जगदीप धनखड़ को वाइस प्रेसिडेंट की तरह देखना चाहता हूँ। ठीक है, और 20 इलेक्टर्स ऐसे हों जो सेकेंडर्स की तरह काम करें, जो सपोर्ट करते हों कि हाँ भाई जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट बने। तो 20 प्रपोजर्स चाहिए जो सपोर्ट करेंगे कि भाई ये व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बने, और 20 सेकेंडर्स चाहिए, ठीक है, जो इस बात पे हामी भरेंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति बने। क्लियर है? तो हर नॉमिनेशन पेपर को प्रपोज किया जाना चाहिए एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स बोले तो MPs। ठीक है, और जो दूसरे 20 इलेक्टर्स होंगे वो सेकेंडर्स की तरह काम करेंगे। अर्लियर द रिक्वायरमेंट वॉज ऑफ 5 प्रपोजर एंड 5 सेकेंडर। पहले ये रिक्वायरमेंट 5 प्रपोजर्स की होती थी, 5 सेकेंडर्स की होती थी कि 5 MP जाकर बोल दें, नॉमिनेशन फाइल में साइन सिग्नेचर कर दें कि भाई हाँ ये जगदीप धनखड़ बननी चाहिए प्रेसिडेंट, और 5 सेकेंडर्स बोल दें। ठीक है, तो काम बन जाता था।
पर अब ऐसा नहीं है, अब 20 ही प्रपोज़र चाहिए हमें और 20 ही सेकेंडर्स चाहिए हमें। प्रपोज़र्स जो नाम प्रपोज करेंगे, सेकेंडर्स जो सपोर्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? अब हम डिस्कस करेंगे 2022 2022 के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को। तो हमने देखा कि जो हमारे श्री जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने मेजॉरिटी पाई, बहुत ज़्यादा नंबर इन्हें मिले किसमें? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। हमारे जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ शपथ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरह, तब प्रेसिडेंट कौन रह रही होती हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो जब द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट होती हैं तब वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ लेते हैं हमारे जगदीप धनखड़। ठीक है, जब ये शपथ लेते हैं तो ये किस बात की शपथ लेते हैं? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा पहली ओथ, पहली शपथ, पहली कसम क्या खाते हैं वो? कि मैं अपना पूरी आस्था किसके ऊपर रखता हूँ? संविधान के ऊपर रखता हूँ। मेरी पूरी आस्था, मेरी पूरी निष्ठा किसके साथ है? संविधान के साथ है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। तो बेटा पहली ओथ, पहली कसम, पहली शपथ ये कौन सी लेते हैं? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मेरी सच्ची निष्ठा, आस्था किसके साथ रखता हूँ? संविधान के साथ रखता हूँ। मतलब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो संविधान के खिलाफ हो, मैं संविधान के हिसाब से ही चलूँगा और पूरी वफादारी के साथ, पूरे फेथ के साथ अपनी कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करूँगा। जो ऑफिस मुझे मिला है उसके अंतर्गत जितनी भी ड्यूटीज़ मुझे असाइन की जाएंगी मैं उन्हें डिस्चार्ज करूँगा पूरे फेथ के साथ। अब हम पढ़ेंगे बेटा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से क्या क्या कार्य, क्या क्या काम और क्या क्या कर्तव्य हमारे वाइस प्रेसिडेंट के हैं वो हम देखेंगे। पहला काम जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का है वो ये है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के वो ये होते हैं कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करेगा राज्यसभा के। जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो आप राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हो। जब ये चेयरमैन बने होते हैं राज्यसभा के तो ये जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं राज्यसभा की, डिबेट्स, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस जो भी वहाँ पर होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ स्पीचेस, पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, किसकी स्पीच से क्या रिकॉर्ड से हटाना है, वो सारी चीज़ें कौन ही डिसाइड करते हैं? हमारे चेयरमैन, जो कि कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड, ये कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा उसका जो रिजोल्यूशन होता है उसे एडमिट करने का काम भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। ठीक है, राज्यसभा में कोई क्वेश्चन अगर पूछना है कंसर्न मिनिस्टर से तो उसका जो रिजोल्यूशन होता है उसको एडमिट करने वाले कौन ही होते हैं? हमारे चेयरमैन ही होते हैं। ये सस्पेंड कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं हाउस के बिजनेस को। अगर इन्हें ग्रेव बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो ये सस्पेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही को। जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है कई बार वो प्रिसाइड करता है हाउस की मीटिंग्स को, पर ऐसा कभी होता है बेटा जब चेयरमैन अवेलेबल ना हो। दूसरा, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो कभी वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये वोट कर पाएंगे कब? सब टाई की कंडीशन होगी। ठीक है, अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स मिले, जिस भी रिजोल्यूशन पे बात हो रही है, अगर 50-50 हो जाए तभी ये वोट दे सकते हैं, अदरवाइज ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। कंडीशन रहेगी तभी ये वोट के लिए एंटाइटल हो पाएंगे और वो कंडीशन कौन सी होगी बेटा? टाई की होगी। ठीक है, और ऐसे वोट को हम क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग वोट? वोट गिवन बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ टाई इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। ये जो वोट होता है वो डिसाइड करता है कि ये बिल या जो रिजोल्यूशन है ये पास होगा कि नहीं। तो सोचो वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर तो है एज अ चेयरमैन, कोई बिल पास होगा नहीं होगा, अगर टाई हो जाए तो इनकी हाँ में ही हाँ है और इनकी ना में ही ना है। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस। कई बार वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को ले लेते हैं। नॉर्मली किन सिचुएशन में ऐसा होता है? जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए,
प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, प्रेसिडेंट को इम्पीच या रिमूव कर दिया गया हो, जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, उसे रिमूव कर दिया गया हो, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दिया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तब ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। एक और कंडीशन है, व्हेन प्रेसिडेंट रिमेन्स एब्सेंट, जब प्रेसिडेंट एब्सेंट हो। अब प्रेसिडेंट एब्सेंट कब हो सकता है बेटा? वो हो सकता है बीमार हो, उसके घर में किसी की डेथ हो गई हो, कोई और कैलामिटी हो, कोई दूसरा कॉज हो गया हो। अगर वो नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, जब हमारा प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में अनेबल हो, अपने कामों को ना कर पाए, तो कौन ही करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स डेथ, जब प्रेसिडेंट की डेथ होती है या उसका रेजिग्नेशन होता है या उसे हटाया जाता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है अंटिल बोले तो कब तक? जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता और अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर लेता। So students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.